स्विमिंग विथ अविनाश के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में दो स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। एक है जयंत राज पटेल जो फिज़िकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर है, और मनीष कुमार इनका नाम हुआ। ये हमारे स्विमिंग के कोच हैं और स्क्वैश के कोच है। ये आज हम लोगों को बताएंगे कि स्पोर्ट्स में आए दिन बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की इंजरियाँ होती रहती है, चोट लगती रहती है, और उसके कारण खिलाड़ी जो है अपना खेल से दूर हट जाता है। लेकिन जयंत राज जी हैं और मनीष जी हैं, ये लोग आज ऐसा चीज़ बताएंगे, ऐसा जो कि डॉक्टर के पास जाने के पहले वो इंजरी ऑन स्पॉट सही हो सकता है। बस थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत है। तो आपको मिलाते हैं, ये जयंत राज जी हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन के। तो आप जयंत राज जी आप बताइए कि बच्चों को कितने प्रकार की चोटें लगती हैं स्पेशली खेल के दौरान। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सबको, और आपको भी। आप सबको बता दें कि मेरे जो भी है इनसे छोटे हैं और मेरे कोच है, लाइक आप गॉड बोल सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि इनके पास हमको बैठ के बात करने का मिल रहा है मौका, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम इंजरी की बात कर रहे हैं, तो इंजरी में क्या होता है कि टू टाइप्स की इंजरी होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्जोजेनिक। एंडोजेनिक इंजरी हो गया, पहले एक्जोजेनिक पे बात करते हैं। एक्जोजेनिक जो इंजरी ऐसा हो गया जो बाहरी तरीके से कोई चोट लग जाता है, जैसे कि हम खेल रहे हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ से चोट लग जाए, या गेम खेल रहे हैं कहीं भी किसी तरीके से, मतलब हमारे बॉडी को हिट कर जाए, उसको एक्जोजेनिक बोलते हैं। और इंडोजेनिक जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली तरीके से चेंज, जैसे कि दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय अचानक से पैर हमारा ट्विस्ट हो गया, कमर हमारा ट्विस्ट हो गया, तो इसको इंडोजेनिक बोलेंगे, है ना। तो इस इंजरी को ठीक करने के लिए सबसे पहले कि ये तो हम लोग जान गए कि कितने टाइप्स की इंजरी होते हैं, टू टाइप्स की इंजरी होते हैं। और इसमें ठीक करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का इंजरी है ना। एक इंजरी होता है एक्यूट इंजरी और दूसरा क्रॉनिक इंजरी। तो एक्यूट इंजरी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 48 घंटे का समय लेते हैं। पहले चोट लगती है तो हम लोग पूछते हैं कि कब चोट लगी है ना। तो अगर वो चोट 48 घंटे के पहले लगी होती है तो हम लोग उस पर राइस थेरेपी के यूज़ करते हैं, है ना। तो राइस थेरेपी का मतलब होता है कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, है ना। तो रेस्ट का मतलब प्रॉपर तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, चोट लगी है तो। और आइस थेरेपी, आइस हो गया। आइस का मतलब होगा कि उसको आइसिंग करनी है। 48 घंटे के अंदर कोई भी चोट लगी हो, चाहे ठंडी में लगी हो या गर्मी में लगी, किसी भी मौसम में लगी हो, तो 48 घंटे के अंदर हम केवल आइस थेरेपी की ही यूज़ करेंगे। आइस ही लगाएंगे, किसी भी तरीके से हम लोग गर्म पानी से नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ के ब्लड फ्लो को हम लोग स्लो करना होता है, और वहाँ से आइसिंग करेंगे तो तभी जाकर वो ठीक होगा। और अगर वहाँ पे हम गर्म पानी से सेक, जैसे आजकल का ये ट्रेंड हो चुका है, चोट लग गया है तो गर्म पानी से लगा दो, गर्म पानी से ठीक हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी से ठीक नहीं होता है, वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद वो ठीक नहीं हो पाता जल्दी। अगर उसको तुरंत ठीक करना है, जैसे चोट लगी है आज और 24 घंटा हो गया, 48 घंटे के भीतर है, तो उसको हम अगर आइसिंग कर देंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। वो तुरंत ठीक हो जाएगा, एकदम हर 2-2 घंटे पे तुरंत ठीक हो जाएगा। और अपने हार्ट लेवल, जैसे पैर में लगी है चोट तो पैर में आइसिंग करेंगे, और एलिवेशन का एक लास्ट में हम यूज़ किए हैं, उसको एलिवेट करके रखेंगे, हार्ट लेवल से थोड़ा सा उठा के रखेंगे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 दिनों में वो ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक इंजरी की बात करते हैं, तो क्रॉनिक इंजरी में क्या होता है कि क्रॉनिक इंजरी हो गया जो 48 घंटे से बाद का जो चोट है, जैसे कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तब हम इसमें हम लोग हाइड्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, ताकि गर्म पानी से यूज़ करते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं, ताकि वहाँ का ब्लड फ्लो फिर से चालू हो सके और वो ठीक से प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो सके। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और इस तरीके से इंजरी को ठीक कर सकते हैं। नहीं, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप नया जानकारी दिए हैं ये खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और अब जो है हमारे बीच में मनीष कुमार जी है जो कि स्विमिंग के और स्क्वैश के कोच है। तो मनीष जी आप ये बताइए कि जनरली स्विमिंग करने के दौरान या स्क्वैश खेलने के दौरान खिलाड़ियों को स्पेशली किस प्रकार का इंजरी होता है जनरली? इंजरी बच्चों को या जो भी खिलाड़ियों को इंजरी जो बताएं जयंत जी ने, 2 प्रकार के इंजरी होते हैं। तो इंजरी बेसिकली देखा जाता है तो स्विमिंग में तो ज़्यादा इंजरी का चांस होता है। ऐसे तो हर गेम में इंजरी का चांस है, स्विमिंग में इंजरी का चांस है, क्योंकि आदमी नॉर्मल वे में भी देखते हैं, आदमी कहीं गिर गया तो ज़्यादा फिसल, घर में भी गिरता है तो फिसल जाता है, यहाँ तो खिलाड़ियों का ही है तो ये फिसल जाते हैं। पहले तो सरफेस भी थोड़ा सा स्लिपरी होता है, सरफेस पे फिसलते हैं, पानी ही है तो ज़्यादा इंजरी का चांस होता है। प्लस स्विमिंग करने समय हैंड का जो है मसल्स का ज़्यादा है, डाइविंग करने समय, तो ये सब टाइप की जो है इंजरी ज़्यादा होती है। तो
जैसे जैन जी जो बताए हैं कि जो आइस थेरेपी, बिल्कुल। तो इतना तो हम लोग भी है कि आइस थेरेपी के बारे में बताते हैं, फिजियो से भी कंसल्ट करते हैं बहुत लोग, तो फिजियो भी यही बताते हैं कि आइस थेरेपी करना चाहिए स्टार्टिंग में जब आपको चोट लगे। हम तो ऐसा हुआ है कि अगर ब्लीडिंग भी हो रहा है किसी को, अगर स्क्वैश में भी 2-3 बार ऐसा आया क्योंकि बॉल से या रैकेट से किसी को चोट लगा है और स्टिच भी आया है, 6-7 स्टिच आया है, लेकिन डॉक्टर के पास ले आने से पहले मैंने यहाँ पे आइस थेरेपी किया और आइस थेरेपी करके उन लोगों का ब्लड जो है वो जितना उन लोगों का ब्लड नहीं कर रहा था, ब्लड को यहीं पे रोक दिया, ब्लड को रोक दिया, सोलिंग को रोक दिया, सब कुछ रोका यहीं पे। उसके आइस थेरेपी यहाँ पे करके उसके बाद सेकंड उनको हम डॉक्टर के पास भेजे। तो आइस थेरेपी जैन जी ने बताया बहुत ही अच्छा है, आइस थेरेपी होना चाहिए किसी भी तरह के चोट में। अगर हाँ किसी भी तरह के चोट में अगर बाहर से पैर भी कट गया है या कुछ भी हो गया तो आइस थेरेपी ब्लीडिंग में भी मेरे ख्याल से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ब्लीडिंग भी रोकता है और सूजन भी नहीं होने देता है बॉडी में। इस तरह की जो चोटें होते हैं इसके लिए आइस थेरेपी बहुत बढ़िया है। हम बेसिकली वही देते हैं। यहाँ तो मसल्स हो जाता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, डाइविंग हो गया, अगर ज़्यादा क्राउड होता है तो एक दूसरे से भी चोट लग जाता है, कभी कभी हेड टू हेड। हाँ कभी कभी तो ऐसा होता है, स्विमिंग में तो कोई हेलमेट लगा के करता नहीं है, लेन यहाँ है नहीं, मतलब लेन उस तरह से स्विमिंग नहीं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ज़्यादा इंजरी होते हैं, काफी क्राउड भी होता है, क्राउड भी होता है, सीखने वाले भी होते हैं, उसमें प्रोफेशनल स्विमर्स भी होते हैं। तो कभी कभी देखा गया हैंड में हैंड टकरा जा रहा है, हेड टू हेड कोलिजन हो गया, सामने सामने टकरा गए, ज्यादा फैटिग होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल हाँ मसल फुल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। अभी ठंड का टाइम है तो ठंड का टाइम है तो अभी तो बच्चे स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी दिन अगर कोई कंपटीशन आने वाला हो, कुछ चीज़ है वो सडन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो तुरंत वो सोचते हैं कि पीछे की तरह स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो ये मार्केबल बातें, इनमें उनको ध्यान देना होता है कि नहीं भाई आप स्टार्ट करें तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। अभी बॉडी भी बहुत अंदर से ठंडा होता है, उसको गर्म करने के लिए भी वार्म अप होता है, उसका स्टेज है, धीरे धीरे वो आगे बढ़े, आपका इंडोरेंस आएगा, उसके बाद फुल फेज में कर सकते हैं। छोटे बच्चों को तो नहीं, बड़े बच्चों को। मनीष जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप दोनों से भी, बिल्कुल, क्योंकि वो स्विमिंग का मामला हो या एथलेटिक्स का, मतलब पानी का मामला हो या पानी के बाहर का कोई गेम का मामला हो, हम देखते हैं कि बच्चों में या बड़े हर एज ग्रुप में क्रैम्प लगने का बड़ी भयानक समस्या होता है। हाँ। और खास करके स्विमर के लिए तो जानलेवा साबित इंजरी होता के लिए है, बहुत ही अच्छा क्योंकि क्वेश्चन है। आए दिन पैर में क्रैम्प लग गया या बैक में क्रैम्प लग गया जिसके कारण नस ट्विस्ट कर जाता है और वो आदमी स्विमिंग नहीं कर पाता या दौड़ नहीं पाता है। तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा इसके लिए बताएं। बहुत अच्छा उपाय है क्रैम्प से बचने के लिए। क्रैम्प सबसे पहले कि क्रैम्प होता है तो हमारे मसल में होता क्या है इसको जानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्रैम्प का मतलब कि हमारा मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है, वो सही से वो ठीक नहीं हो पाता। इसको हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं इसको बागा लग जाना बोलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसका एक ही वजह है कि हमारा मसल हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट नहीं हो पाती है सही तरीके से। अगर उसको हम हाइड्रेट करके रखें जी तो हमारा मसल पुल नहीं होगा, बिल्कुल है ना। तो हमेशा हम पानी पीते रहें, अच्छा डाइट लेते रहें तो हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट होती रहेगी, मतलब टाइम टू टाइम हाइड्रेट होती रहेगी। टाइम टू टाइम क्या, वैसे गर्मियों के मौसम में तो पानी का जरूरत होता है बहुत ज़्यादा, और स्विमर्स को तो स्पेशली, है ना। स्विमर्स भले पानी में तैरते हैं लेकिन पानी की ऐसा नहीं है कि उनका मसल हाइड्रेट, बॉडी हाइड्रेट नहीं होता, हाइड्रेट उनको भी हाइड्रेट रखना पड़ता है। पानी में पसीना भी आता है, हाँ, स्वेटिंग भी आता है, उनको पता नहीं चल पाता है। तो अगर वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे तो उनका क्रैम्प से बचा जा सकता है। वो तो चलिए बढ़िया बात है, लेकिन जब क्रैम्प लग गया, खिलाड़ियों को जब क्रैम्प लग जाता है तो उनको वो आप आगे का अभ्यास उस टाइम स्पेशली वो अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो उस सडनली उस टाइम कैसे वो उसको ठीक कर सकते हैं लगे हुए क्रैम्प को? हाँ, क्रैम्प लग गया तो उसको स्ट्रेचिंग के बदले हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग से ही ठीक कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा बॉडी हाइड्रेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ भी लिक्विड फॉर्म में दे दें हम उसको खाने पीने के लिए। हाँ। इलेक्ट्रॉल डिहाइड्रेट मतलब बॉडी डिहाइड्रेट है, मतलब नमक पानी लिक्विड फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉल कुछ भी दे सकते हैं ताकि उसका मसल सही से हाइड्रेट हो सके। मतलब कि खिलाड़ियों को लिक्विड प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा थोड़ा लेते रहना। हाँ, लिक्विड देते रहना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस के दौरान की बात हुई है तो हमारी बॉडी 3 तरह की एनर्जी सिस्टम से काम करती है। जी जी। पहला हो गया एटीपी पीसीआर सिस्टम, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम और तीसरा ऑक्सीडेसिव सिस्टम। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो आराम से ये डिटेल में समझेंगे अच्छे से। अच्छा, आप नेक्स्ट कार्यक्रम में इसको जरूर बताइएगा, उस टाइम से अच्छे से बता देंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे। थैंक यू। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।